अरे भाई, ये काम तो करेगा ना? मुझे तो डर भी लग रहा है। हाँ, एकदम काम करेगा। बस जैसा बताया है वैसा ही करना, वरना गड़बड़ हो गई तो फिर मुझे मत बोलना। अच्छा ठीक है, अब मैं जाता हूँ। जैसा आपने बताया है वैसा ही करूँगा। इस गरीबी को दूर करने के लिए बस अब यही उपाय दिख रहा है, वरना तो भूखे पेट ही दिन गुजर रहे हैं। ये समय है 1990 का। दुमका इस वक्त एक छोटा सा गांव ही है। आसपास ज़्यादा कुछ है नहीं, दूर दूर तक बस एक आध घर और कुछ पेड़। लोग भी बहुत कम हैं, जो है वो भी पढ़े लिखे नहीं हैं, बस खेती बाड़ी करके ही अपना जीवन बिता रहे हैं। जयेश बाहर से आके अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ है। ना जाने कितने दिनों से गरीबी झेल रहा है। पहले तो कम से कम खाने को मिल जाता था, पर अब तो कुछ दिनों से वो भी नहीं मिल रहा है इसे। हड्डियां दिखने लगी है और बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लगी है। मजबूर होकर वो कुछ भी करने को तैयार है। हर रविवार गांव में हाट लगता है। गांव के कुछ लोग हाट में अपनी अपनी दुकान लगाते हैं। कुछ लोग सब्जियां बेचते हैं तो कुछ लोग अनाज, तो कुछ लोग मांस मछली बेचते हैं। कहीं कहीं पे कोई मिठाई या ऐसा कुछ खाने का सामान भी बिकता है। जयेश शाम को भूखे पेट इसी हालत में टहल रहा था। हाट में बहुत सारी दुकानें दिख रही थी उसे। ललचाई नजरों से वो खाने की वस्तुओं को देख रहा था, पर अभी भी वो भीख मांग के नहीं खाना चाह रहा था। स्वाभिमान अभी भी भरा है इसमें। पर किसी से कुछ उधार लेके कुछ पैसे मिल जाए या फिर कुछ खाने का सामान मिल जाए तो वो तो हो सकता है, पर कोई उधार दे तो क्यों दे? गांव के लोगों ने पहले ही काफी उधार दिया है इसे, और उधार में सामान भी दिया है, पर अभी तक इसने कुछ भी चुकाया नहीं है। पर फिर भी हिम्मत करके वो चावल की दुकान के पास गया। सोचा किस्मत आजमा के देखता हूँ, कुछ मिल जाए तो अच्छा है। भाई, थोड़ा चावल दे दो, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ, पर पैसे? पिछला उधार भी नहीं दिया है। दे दूंगा, जल्दी ही वो भी दे दूंगा, पर बस अब आज कुछ खाने को दे दो। माफ करना, पर अब मैं और कुछ नहीं दे सकता। अब मैं और उधार नहीं दे सकता तुम्हें। मुझे भी अपना धंधा करना है, तुम किसी और से पूछो जाओ। जयेश उदास सा मुंह लिए आगे बढ़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो जाए तो कहाँ जाए, कैसे जिएगा, क्या खाएगा। थोड़ी देर में वो हाट के लगभग अंत में पहुंच गया। वहीं पे एक बड़ा सा पेड़ था। पेड़ के आसपास ज्यादा कुछ नहीं था। उस पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा था। वो आदमी उस गांव का नहीं था, देखने में भी थोड़ा अलग लग रहा था। उस आदमी ने अपने सिर पे एक तिलक लगाया था, जो कि भूरे रंग का था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी राख का तिलक लगाया है उसने, और उसके पास एक झोला था। ना जाने क्या क्या सामान होगा। जयेश उस आदमी के पास से गुजर रहा था। तभी उस आदमी ने जयेश से पूछा, मेरा एक काम करेगा? पैसे दूंगा। जयेश ने उस आदमी को देखा और थोड़ा सोच के उसने कहा, कितने पैसे मिलेंगे? 500 रुपये दूंगा। जयेश के लिए उस समय 500 रुपये किसी सपने से कम नहीं थे। इसके लिए तो वो कोई भी काम करने के लिए तैयार था। फिर भी उसने पूछा, क्या काम करना पड़ेगा? किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाना है ना? अरे नहीं, एक छोटा सा काम है, थोड़ी देर में हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बताओ क्या करना है? इसके लिए तुम मुझे आज शाम पास वाले मैदान में मिलो, मैं सब कुछ वहीं बताऊंगा तुम्हें। जयेश को वो बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने हाँ कह दिया। अब शाम ढल आई है। शाम के करीब 7:30 बज रहे हैं। चारों ओर अंधेरा हो गया है। जयेश धीरे धीरे उस मैदान में पहुंचा। हल्की बारिश हो रही है। जयेश ने देखा कि वो आदमी उसी मैदान में खड़ा था। उस मैदान में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जो हर ओर से खुली हुई थी। जयेश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा, पर इस वक्त उस आदमी के कपड़े अलग थे। उसकी वेशभूषा भी एकदम अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बड़ा तांत्रिक हो, या झाड़ फूक करने वाला हो, या शायद काला जादू। उसके कपड़े काले थे, सिर पे काला तिलक था।
आंखों में मक्कारी झलक रही थी। जयेश वहां पहुंचा। आ गए? आओ आओ, मुझे तुम्हारा इंतजार था। मेरी क्रिया पूरी हो गई है, बस अब तुम्हें अपना काम करना है। इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। जयेश चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। उसकी आंखों में अब थोड़ी घबराहट भी आ गई थी। उसे लगने लगा था कि शायद वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, पर उसे पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि उसने कुछ कहा नहीं। उस आदमी ने बोलना जारी रखा। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूं। मैं एक तांत्रिक हूं। अपनी साधना के लिए मुझे एक चीज की जरूरत है। उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। गांव के पास वाला जो शमशान है वहां तुझे जाना है, और ये देख मटका, इसके अंदर कुछ मिठाइयां हैं। ये मटका वहां ले जाके रख देना एक चिता के पास। कौन सी चिता? जो भी चिता जल रही हो और जिसमें सबसे ज्यादा आग हो, उस चिता के पास रख देना। और रखने के बाद तुझे उसमें अपना थोड़ा सा खून डालना है। ये होने के बाद वहां एक पल भी मत रुकना, चुपचाप वहां से चले आना। और हाँ, रखने के बाद पीछे मत मुड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी से भी बात मत करना और सीधे आके मुझसे यहां मिलना। मैं यहीं पे तेरा इंतजार करूंगा। और घबराना मत, तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। बस जैसा मैंने बोला है ठीक वैसा ही करना, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। अरे भाई, ये ठीक तो है ना? मुझे तो डर भी लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस जैसा बताया है वैसा ही करना, वरना गड़बड़ हो गई तो फिर मुझे मत बोलना। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब मैं जाता हूँ। जैसा आपने बताया है वैसा ही करूँगा। इस गरीबी को दूर करने का बस अब यही उपाय बचा है लग रहा है, वरना तो भूखे पेट ही दिन गुजर रहे हैं। जयेश ने फिर कुछ पूछा नहीं उससे। उसने वो मटका लिया और चुपचाप शमशान की ओर चल पड़ा। रास्ता उसे आज बहुत ही सुनसान लग रहा था। उसे ऐसा अंदेशा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। चारों ओर सन्नाटा था, यहाँ तक कि झिंगुरों की और उल्लुओं की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। हर ओर खामोशी थी, एक अजीब सी खामोशी। जयेश थोड़ी देर में शमशान पहुंच गया। शमशान पहुंचने से पहले वहां पे एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था और उसके चारों तरफ बाउंड्री थी। जयेश उस शमशान के अंदर गया। ये शमशान बहुत ही अजीब लग रहा था आज। हर तरफ सन्नाटा था, बड़े बड़े ताड़ के पेड़ थे और झाड़ियां थी। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय जली हुई चिताओं के और राख के। जयेश ने देखा कि वहां 3 चिताएं जल रही थी, जिसमें से एक चिता में सबसे ज्यादा आग थी। बारिश अभी भी हल्की ही हो रही थी। जयेश उस आदमी के कहे अनुसार एक चिता के पास गया। उसने वो मटका वहां पे रख दिया और एक चाकू निकाल के अपना हाथ काट के थोड़ा सा खून वहां पे चढ़ा दिया। उसके बाद वो चुपचाप पीछे मुड़ा और वहां से आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो बाहर की ओर आने लगा। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, उसे वहां वही आदमी दिखाई दिया अंदर की ओर आते हुए। अरे, तुमने कुछ रखा है क्या? हाँ, रख दिया मैंने। तुमने ही तो कहा था ना, जैसा कहा था वैसा ही किया है। मुझे दिखाओ ना, कहाँ रखा है, क्या रखा है? जयेश ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, अच्छा ठीक है, चलो दिखाता हूं। इसके बाद जयेश उस आदमी को लेके वहीं पहुंचा जहां वो मटका रखा हुआ था, पर अब वहां पे मटका नहीं था। मैंने तो यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ गया। वो मटका तो मेरे लिए ही था। वो तो मैं खा गया। और अब मैं तुझे खाऊंगा। दोगे ना? तुमने तो खुद को मुझे चढ़ाया है ना। तुम मुझे दोगे ना? मुझे वश में करना चाहते थे ना, अब मैं तुझे खाऊंगा। इतना कह के वो आदमी अचानक से एक शैतान में बदल गया। वही भयानक शैतान जो रमेश को दिखा था। छलावा आजाद हो चुका था।
शुरू हो चुका था कुछ बेहद भयानक। थोड़ी देर के बाद उसी झोपड़ी में जयेश पहुंचा, पर वो बारिश में भीगते हुए पहुंचा था। मुझे और मिठाई चाहिए, मुझे मिठाई दो, मुझे मिठाई खानी है, मुझे और मिठाई खानी है। वो मिठाई बस मटके के लिए थी, तुम्हारा काम हो गया है। अब कल सुबह मिलना मुझे उसी हाट के पास, वहीं पे। थोड़ी देर में मुझे पता चल जाएगा कि मेरा काम हुआ कि नहीं। मुझे मिठाई खानी है, मुझे मिठाई दो, मुझे मिठाई दो, मुझे मिठाई खानी है, मुझे मिठाई खानी है, वरना मैं तुझे खाऊंगा, मैं तुझे खाऊंगा, मैं तुझे खाऊंगा। अगले दिन शमशान के गेट के पास जयेश की लाश मिली और उसी झोपड़ी में उस तांत्रिक की लाश मिली। गांव वाले सब बहुत डरे हुए थे कि आखिर ये कौन था और क्या हुआ। पर उस दिन के बाद से गांव में एक अजीब सा आतंक फैल गया। गांव में हर कुछ दिन के बाद एक लाश मिलने लगी, जैसा कि आजकल मिल रही है। ना जाने कितने मौतें हुई। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर एक बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक को बुलाया और उस तांत्रिक ने आके उस प्रेत आत्मा को उसी घड़े में कैद कर दिया। तो फिर क्या वो कैद हो गया? सब ठीक हो गया? और अगर ऐसा है तो फिर ये फिर से कैसे हो रहा है? पुरोहित जी, क्या हो रहा है? हमें कुछ तो करना होगा ना इसका, ऐसा तो नहीं चल सकता। हाँ, करना होगा। अब मैं बताता हूं कि आगे हमें क्या करना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पार्ट? अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप? ऐसी और ज़्यादा कहानियां देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। आप कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो और आपका नाम क्या है और आपको क्या लगता है अगले पार्ट में क्या होगा? क्या उपाय बताएंगे पुरोहित जी? कमेंट में बताइए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए।